अब सब ये देख के चौंक जाते हैं। 100 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद भी बाकी एक बार फिर जिंदा बच गया है। बाकी अब खड़ा होता है और कहता है कि वो जानता है पिकल उससे पहले से इस धरती में कई मिलियन सालों से है, पर उसे पिकल की दया की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे कमजोर समझने की गलती ना करे। बाकी के पैर कांप रहे थे और पिकल ये देख के कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अक्सर कीड़े मरने का दिखावा करते हैं ताकि उन्हें मरावा समझकर कोई खाए ना, और यहाँ बाकी ने वही सेम चीज दोहराई है जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचा था। और फिर से कूदकर उसकी बॉडी पहले से ज्यादा कमजोर हो गई है और वो अब ठीक होने का दिखावा कर रहा है। अब बाकी तेजी से एक पंच मारता है और तोकीगावा हैरान हो जाता है कि उसका पंच मिस हो गया, लेकिन कुछ ही पल में पिकल अचानक जमीन पर गिर जाता है। सब ये देख के चौंक जाते हैं। अब पिकल खड़ा होता है और जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ता है वो फिर से जमीन पर गिर जाता है। हानियामा ये देख के रेत्सु से इस बारे में पूछता है, जिस पर रेत्सु बताता है पिकल की बॉडी इतनी मजबूत है कि उस पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता, और इस बात को बाकी समझ गया होगा कि कोई भी डायरेक्ट पंच और किक उसका दिमाग नहीं हिला सकती, इसलिए उसने नई चीज आजमाई है और स्किन की पहली लेयर का यूज कर उसने पंच से उसकी ठोड़ी को छुआ। ये टेक्निक बॉक्सिंग रिंग में मुश्किल से ही देखने को मिलती है। इसमें पंच की स्पीड देके ऐसा लगता है कि बॉक्सर का पंच मिस हो गया, लेकिन जो इसके हत्थे आ गया वो फिर दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। रेत्सु समझाता है स्किन की पहली लेयर जब जबड़े को रगड़ते हुए जाती है, ये हमला इतना ही तेज होता है कि पूरा जबड़ा हिल जाता है और उतनी ही तेजी से उस इंसान का दिमाग भी हिलने लगता है। बाकी ने अपनी स्किन की पहली लेयर का यूज करके पिकल को नुकसान पहुंचाया और उसके हर हमले के साथ पिकल का दिमाग उतनी ही तेजी से हिलने लगा, और ये उसका पहला अनुभव था जिस वजह से वो चक्कर खा के गिर गया। बाकी के इस मूव के कारण पिकल के पांव कांपने लगते हैं, पर वो फिर भी डर के नहीं भागता। पिकल ने अपने युग में कई खतरनाक जानवरों का सामना किया और वो मरने से कई बार बचा है। उसने हर मुश्किल का डट के सामना किया, लेकिन उसने आज तक भागना नहीं सीखा। इस युग में भी कई फाइटर उससे लड़ने आए जो कि एक से बढ़कर एक थे, पर यहाँ भी उसने हर दर्द का सामना किया। पर इस बार उसने कुछ नया अनुभव किया जो उसने पहले कभी नहीं किया। वो 2 बार खड़े खड़े गिर गया। पिकल इस तरह का आज तक कुछ नहीं कर पाया जो बाकी ने कर दिखाया है, और ये विशाल जंगली आज कहीं ना कहीं इस छोटे से बच्चे के सामने कमजोर पड़ गया। बाकी फैसला करता है अभी वो पिकल पे सीधा हमला नहीं करेगा, क्योंकि 2 बार ऊंचाई से गिरने के बाद वो अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था। बाकी अपनी बॉडी को पूरी तरह लूज छोड़ उसे लहराने लगता है। रेत्सु समझ जाता है बाकी क्या करने वाला है, और वो अफसोस करता है कि ये चीज उसने क्यों नहीं सोची जब वो पिकल से लड़ रहा था। अब वो एक करारा चाटा पिकल की बैक पे मारता है, जिससे वो दर्द से कराने लगता है। तोकीगावा हैरान हो जाता है कि उसकी बैक में बाकी के हाथ का निशान छप गया है। रेत्सु समझाता है इस घातक मूव का नाम व्हिप स्ट्राइक है, और सामने कोई भी अपोनेंट हो, यूजिरो हानमा या फिर कोई भी बच्चा, ये उतना ही दर्द देती है। इस मूव को जापानीज नाम के कूडो आर्ट में सिखाया जाता है और कुंफू में से कोलंबस एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस मूव में अपनी हर मसल्स को रिलैक्स किया जाता है और सारे बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ा जाता है। बॉडी को पूरी तरह ढीला छोड़ने से हाथ और पैरों का वजन बढ़ जाता है, और आखिर में चेहरे से जब सारी टेंशन खत्म हो जाती है तो बॉडी एक चाबुक बन जाती है, और फिर अपोनेंट का वीक स्पॉट मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा निशाना शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन होता है, जिसे हमारे हाथ जो कि चाबुक बन चुके हैं दर्दनाक दर्द देते हैं। रेत्सु आगे बताता है अगर वो हानियामा को पंच मारे तो उसके मजबूत शरीर को दर्द कम और एक बच्चे के कमजोर शरीर को ज्यादा दर्द होगा, पर अगर वो इसकी जगह थप्पड़ मारे तो दोनों को ये दर्द बराबर महसूस होगा। अब पिकल अपना बचाव करने लगता है और उसी पोज में आ जाता है जिससे उसने रेत्सु को हराया था। बाकी अब कोकी कैन कुंफू स्टाइल का यूज करता है, जिसमें टाइगर की ताकत द्वारा लड़ा जाता है। रेत्सु समझ नहीं पाता ऐसे समय पर बाकी कुंफू का यूज क्यों कर रहा है। अब बाकी अलग अलग जानवरों के कुंफू फॉर्म लेता है। रेत्सु ये देख के चौंक जाता है बाकी ने आखिर में ट्राइसेराटॉप्स की फॉर्म ले ली है। पिकल ये देख के असमंजस में पड़ जाता है। बाकी जो कि उससे साइज में आधे से भी ज्यादा छोटा है, अचानक उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसका सबसे ताकतवर और खतरनाक दुश्मन उसके सामने खड़ा है। बाकी का छोटा सा शरीर अचानक से बहुत बड़ा और ताकतवर हो गया, और ये देख के सब सोच में पड़ गए कि 2 मीटर लंबा आदमी भी ऐसा फॉर्म नहीं ले सकता। बाकी अब उड़ने वाले डायनासोर और फिर टी-रेक्स में अपना फॉर्म बदलता है। ये देख पिकल के पसीने छूटने लगते हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी नजरों में बाकी इस धरती का अब तक का सबसे खतरनाक जानवर बन गया था। बाकी अब हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ के मोड़ डालता है। पिकल को ऐसा लगता है जैसे ये दर्द उसे टी-रेक्स के हमले से मिल रहा हो। वो सीधा जमीन में जा गिरता है। बाकी अब सामने से हमला करता है। पिकल जमीन से पैरेलल पोज बनाता है जो कि नामुमकिन है, और 1 सेकंड से भी कम समय में बाकी पे टूट पड़ता है। रेत्सु 1 सेकंड को एक्सप्लेन करते हुए बताता है पिकल अपने जमाने में इसी तरीके से अपने दुश्मनों का सामना करता था। कई बार वो पेड़ों का सहारा लेता था और कई बार बड़े पत्थरों का। बाकी का वजन 70 किलो के आसपास है और खुद 100 किलो का होके भी वो पिकल को रोक नहीं पाया, तो बाकी से कैसे रोक पाएगा। रेत्सु हैरान होता है उस 1 सेकंड में उसे इतने सारे ख्याल कैसे आ गए। वो एग्जाम्पल देके समझाता है जैसे एक स्वादिष्ट करी और राइस का निवाला लेते वक्त मुंह में तीखा, नमकीन, खट्टा और थोड़ा मीठा सा, साथ ही उसकी खुशबू, उसका स्वाद, उसके मसाले और हर चीज के बारे में अगर वो समझाने बैठे तो उसे करीब 10 मिनट लग जाएंगे, पर उसे 1 सेकंड से भी कम लगेगा इसका टेस्ट समझने में। रेत्सु आगे बताता है बाकी ने उसके अटैक को डॉज नहीं करा बल्कि उसके पूरे बल का सामना किया, लेकिन पिकल
पिकल जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से वो हवा में उड़कर एरिना के बाहर जा गिरा। बाकी ने उस समय ऐसा मूव किया जैसे वो कोई मक्खी को उड़ा रहा हो, और ऐसा मूव किसी भी मार्शल आर्ट्स में नहीं है। हानियामा आगे बताता है कोई भी चीज जो तेजी से आगे बढ़ती है वो एक छोटी सी फोर्स से भी डायरेक्शन बदल सकती है। एक गोली जब चलती है तो वो किसी भी बॉडी पार्ट से बाहर आ सकती है, उसकी डायरेक्शन हमारे ऑर्गन से भी लगकर बदल सकती है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक गोली ने पत्ते में लगकर अपनी डायरेक्शन को बदला है। अब बाकी पिकल के सामने चारों तरफ अपनी निशानी छोड़ उसके इलाके को अपना इलाका बना देता है। ये देख के पिकल भड़क जाता है। बाकी पिकल के करीब जाता है और पिकल उसे मारकर जमीन में पटक देता है। पिकल लगातार उसके चेहरे पे वार करने लगता है और बाकी उसके वार को ब्लॉक करता है। जैसे ही बाकी खड़ा होता है पिकल उसे जोरदार पंच मार के हवा में उड़ा देता है। बाकी को महसूस होता है पिकल की ताकत बिल्कुल बिस्किट ओलिवा मिस्टर अनचेन की तरह है, और जब ये दोनों फाइटर लड़ेंगे तो इतिहास के पन्नों में एक नई कहानी लिखी जाएगी। और अगर बात हानियामा की हो तो उसकी ताकत भी पिकल की जैसी है। हानियामा भी सामने से उस पर वार करेगा क्योंकि पीछे से वार करना उसने सीखा ही नहीं है। और अगर बात ओगर की जाए तो उसके लड़ने का तरीका भी इसके जैसा है। और अगर दोनों की लड़ाई हो तो आखिर में कौन जीतेगा। लेकिन इन बातों से ध्यान हटाकर बाकी हानमा भी ये सोचता है वो पिकल को किस तरह से रोकेगा। बाकी के मन से आवाज आती है उसने अपनी जिंदगी के 18 साल बहुत मेहनत करके गुजारे हैं और वो अब तक सिर्फ जीतने के लिए ही जिंदा रहा है। वो धरती के सबसे ताकतवर इंसान यूजिरो हानमा के कदमों पे चलता आया है, पर अचानक ये कैसे हो गया। क्या वो अभी भी यूजिरो हानमा से लड़ने की वजह ढूंढ रहा है, लेकिन वो अपने फादर से उसकी माँ का बदला लेना चाहता है और इस बात को करीब 4 साल हो गए हैं। बाकी का मन दुविधा में है कि वो उनसे नफरत करता है या फिर उनकी इज्जत, पर वो उनकी इज्जत आखिर क्यों करेगा। लेकिन एक चीज है जिसे बाकी चाह कर भी नहीं झुकला सकता, वो है यूजिरो हानमा की ताकत। बाकी बताता है कि उसके फादर में एक फाइटर के रूप में किसी भी चीज की कमी नहीं है और उसने अपने फादर से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए उसने अपने फादर की बैक कॉपी करने की कोशिश करी है। ये ताकत और तेजी उसे उनकी वजह से ही मिली है और इसी वजह से वो पिकल के हर वार को डॉज कर पा रहा है। पिकल बाकी की तेजी देख हैरान होता है। वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है पर वो उसके आर पार चले जाता है। पिकल को याद आता है जब वो एक बार तितली खाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तब काफी प्रयत्न करने पर भी वो उसे पकड़ नहीं पाया। तब उसे एहसास हुआ कुछ ऐसी चीजें इस दुनिया में हैं जो उसके शरीर के अंदर से गुजर सकती हैं। एक मशहूर कराटे फाइटर ने एक बार ये कहा था कि मैंने कई पंचेस का सामना किया है, कई किक्स का सामना किया है, मुझ पर कोनी, घुटना और सर से वार किया गया है, यहाँ तक कि स्टील के पाइप, पत्थर और चाकू से भी। मैंने आखिरी चंद सेकंड पर हर उस हमले से खुद को बचाया है। लेकिन एक बार प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने एक विचित्र चीज महसूस की। वो अपने अपोनेंट के शरीर के बीच से निकल गए और जाहिर सी बात है ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अपने अपोनेंट के साथ लंबा समय बिताने के बाद उन्होंने पाया कि उनके अपोनेंट के चक्कर लगाने पर उसे डिफेंड करने में काफी समय लगता है और तब उन्हें अपनी इस ताकत का अंदाजा हुआ। बाकी की फाइट को देख रेत्सु खुद से सवाल करता है कि क्या वो ऐसा कर सकता है जो आज बाकी कर रहा है। क्या वो तीनों दिग्गज फाइटर ऐसा कर सकते हैं जो आज बाकी ने किया है। पिकल के लाख पंचेस मारने पर भी बाकी को एक भी पंच नहीं लगता। बाकी अब पूरी जान लगाकर उसके सबसे नाजुक हिस्से में पंच मारता है। पिकल पहले ही अंदाजा लगा लेता है ये दर्द भयानक होने वाला है। जब भी हमारे पैर की छोटी उंगली का कोना लगता है या हमारे सोलर प्लेक्सिस पर कोई किक करता है तो असली दर्द शुरू होने से पहले हमें सोचने का वक्त मिलता है, जिसमें हमारा दिमाग किसी भी हमले से होने वाले दर्द का अंदाजा लगाता है और फिर हमें दर्द उतना ही होता है जितना हमारे दिमाग ने अंदाजा लगाया है। यानी असल दर्द का एहसास हमें हमारा दिमाग ही कराता है। और इस मूव को पिकल पिछले 2 बैटल में झेल चुका है और ये दर्द दुनिया का सबसे खौफनाक दर्द है क्योंकि उसका दिमाग इसे पहले भी महसूस कर चुका है। और असल में ऐसा ही होता है। पिकल दर्द से कराने लगता है और जमीन में गोल गोल घूम तड़पने लगता है। पिकल अब अपनी फाइनल फॉर्म में आता है। बाकी की नजर उसके जख्मों पे जाती है जो कि काफी बड़े और तिरछे आकार के थे। सब इस नतीजे पे पहुंचते हैं ये टी-रेक्स के जबड़ों के निशान है और वही इकलौता ऐसा बंदा है जो टी-रेक्स के जबड़े से बचकर निकला है। तीनों की आंखों में उसके लिए इज्जत और बढ़ जाती है और वो तालियां बजाने लगते हैं। अब पिकल अपने जॉइंट्स की पोजीशन बदलकर अपने साइज को और बड़ा बना लेता है जो कि उसकी फाइनल फॉर्म है। दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है। पिकल एक जोरदार पंच मारता है पर बाकी अपनी जगह से नहीं हिलता। बाकी कहता है ये हमारी टेक्निक्स है जो इवोल्यूशन के साथ हम इंसानों ने सीखी है और मार्शल आर्ट्स की खोज हमारे युग ने की है। पिकल के पास मजबूत हड्डियां, ताकतवर मसल्स और भारी वजन होने के बाद भी बाकी उसके हर मूव को डिफेंड कर सकता है क्योंकि उसके पास टेक्निक्स और स्किल्स हैं और इन्हें वो बचपन से सीखता आ रहा है और इसे उसने अपनी रग रग में बसा लिया है। बाकी को पिकल के पंजों के साथ रेत्सु, उसके नुकीले दांतों के साथ कात्सुमी और उसके सींग के पास जैक दिखाई देता है, जैसे तीनों उस पिकल की मदद कर रहे हो। अब लड़ाई का अंत करीब आता है और पिकल उस पे पूरी ताकत से वार करने के लिए बढ़ता है। बाकी को अब जल्दी ये फैसला करना है कि वो पहले उस पे हमला करे या फिर बचने की कोशिश करे। बाकी अपने अपोनेंट की चाल को देख उस पर काउंटर अटैक करता है। रेत्सु बताता है असली काउंटर अटैक वो होता है जिसका असर दिल पे होता है। जब हमारी बॉडी अटैक पे फोकस करती है तो हमारा जबड़ा पूरी तरह खुल जाता है और गर्दन की मसल ढीली हो जाती है और उस वक्त कोई जबड़े पे हमला करे तो एक झटका लगता है और 10 सेकंड से पहले खुद को होश में ला पाना मुश्किल है। पिकल जैसा मोटी गर्दन वाला इंसान भी
जब अटैक करने की कोशिश करता है तो उसकी गर्दन एक बच्चे की गर्दन जितनी नाजुक होती है। जब कोई अटैक करने आए और उसको पंच मारा जाए तो उसकी दिल की धड़कन कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। बाकी इसी मौके का फायदा उठाकर लगातार उसे तेजी से पंच मार पा रहा था। पिकल का शरीर और उसकी ताकत उसके किसी काम नहीं आती और वो घबरा के बस अपने आप को डिफेंड करने लगता है। बाकी की लाइटनिंग स्पीड पंचेस को पिकल झेल नहीं पाता और सीधा उड़ते हुए जमीन में जा गिरता है। बाकी उसके सामने अपने दोनों फिस्ट आगे बढ़ाता है और पिकल समझ जाता है वो उसे लड़ने के बजाय जोर आजमाना चाहता है। असल में बाकी ये देखना चाहता था क्या वो अकेले स्टेमिना से उसे हरा सकता है। दोनों अपनी ताकत का बराबर जोर लगाते हैं और अंत में रोता हुआ पिकल इस चुनौती को जीत जाता है। तोकुगावा रेत्सु से सवाल करता है लड़ाई का आखिर विजेता कौन है, जिस पर रेत्सु बताता है उसके मुताबिक पिकल अभी बाकी को मारना चाहे तो मार सकता है पर वो अपनी जगह से उठना नहीं चाहता, इसलिए पिकल इस लड़ाई को जीत चुका है। दूसरी तरफ हानियामा इस बात से सहमत नहीं होता क्योंकि कमजोर लोग ही पैतरे आजमाते हैं ताकि ताकतवर को हरा सके, इसलिए कमजोरों का हथियार ही पैतरा आजमाना है। पिकल के पास बड़ा शरीर और ताकत है फिर भी उसने पैतरों का सहारा लिया और ये एक अनरिटन रूल है। जो लोग ऐसी ताकत के साथ पैदा होते हैं उन्हें ऐसी ट्रिक्स यूज करने का हक नहीं है, इसलिए उसके लिए बाकी ही असली विजेता है। रेत्सु का मार्शल आर्ट्स में यकीन है और हानियामा का मैस्कुलिनिटी में। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। पिकल अब खड़ा होता है और उस एरिना को छोड़ वहां से चले जाता है। अब एक बिल्डिंग के ऊपर पिकल अकेला बैठकर शहर का नजारा देख रहा होता है। बाकी वहां आता है और कहता है उसे पता है जब वो दुखी होता है तो यहाँ आकर इस सुंदर नजारे को देखता है क्योंकि ये उसे उसके जमाने की याद दिलाते हैं जब यहाँ जंगल हुआ करता था। बाकी भी उसके साथ बैठ के इस नजारे का आनंद लेता है। दूसरी तरफ वाशिंगटन डीसी के एक होटल में बैराक ओबामा यूजिरो से मुलाकात करता है। ओबामा बताता है रोनाल्ड रीगन द्वारा शुरू की गई संधि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जिसे हर प्रेसिडेंट को साइन करना होगा दी ओगर के साथ यानी यूजिरो हानमा। इस राज के बारे में उसे पिछले हफ्ते ही पता चला है। यूजिरो उसे बीच में टोकता है और अपना काम जल्दी निपटाने को कहता है। ओबामा उससे माफी मांगता है और शपथ लेना शुरू करता है कि वो वादा करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमेशा मास्टर यूजिरो से अच्छे रिश्ते बनाकर रखेगा। वो उसकी इज्जत करेंगे और वो चाहे कुछ भी करे वो उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और इस वादे से वो किसी को भी मुकरने नहीं देगा। और वो ईश्वर की शपथ खाता है कि वो यूजिरो के साथ दोस्ती पूरी वफादारी के साथ निभाएंगे। ओबामा यूजिरो के सामने एक कोयला रखता है और कहता है यूजिरो को न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, इसलिए वो चाहता है कि वो अपने हाथों से इसे तोड़कर हीरे को निकाले। यूजिरो उस कोयले को पकड़ अपनी मुट्ठी को ग्लास की टेबल में रगड़ कर उसे बीच से काट डालता है और कहता है ये हीरा नकली है। दूसरी ओर हर जगह हर देश में यही चर्चा हो रही है कि पिकल के साथ क्या किया जाए, इसलिए वोट के द्वारा इसका फैसला किया जाता है। कैप्टन और प्रोफेसर पेन इस बारे में चर्चा करते हैं। जनता द्वारा 1000 वोट के फर्क से उसे वापस रॉक सॉल्ट में डालने का फैसला किया गया है। इससे ये पता चलता है इंसानियत के नाम पे सब बेवकूफ हैं। वहीं पिकल लैब से भाग जाता है और कैप्टन और प्रोफेसर पेन के सामने आकर उन्हें चौंका देता है। वो पहली बार उनकी भाषा बोलकर ये बताता है कि वो कैप्टन का शुक्रिया करने आया है क्योंकि उसने अपना वादा पूरा किया है, इसलिए वो उसके लिए गिफ्ट छोड़कर जा रहा है। और इसके बाद पिकल हमेशा के लिए टोक्यो में गायब हो गया। बाकी का फाइनल सीजन फादर वर्सेस सन सागा रिलीज होगा आफ्टर 24 अगस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन पीस आउट।